गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो जैसे हम कल लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 9th में विज्ञान के भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 8 दूरी आपको कराया था, तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कराना चाह रही हूँ गति का वर्णन। ये हम पढ़ चुके थे। सदिश राशियाँ, इनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक बार समझ लीजिए, मैं भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ जिनको हम प्रदर्शित करते हैं और हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सभी राशियाँ हमारी कहलाती हैं सदिश राशि। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो स्थिति, वेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। ये सभी की सभी राशियाँ क्या हैं? आपकी सदिश राशि। चूँकि इनको रिप्रेजेंट जब आप करते हो तो आपको इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब आगे चलते हैं गति का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन, कि आप गति का वर्णन किस प्रकार से करते हो। देखिए, गति का वर्णन करने के लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, आवश्यकता होती है, वो होती है समय की आवश्यकता। कि आप जब भी किसी गति को प्रदर्शित कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ समय की आवश्यकता होती है। फिर भी आइए पढ़ते हैं वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, कि हमें वस्तु की जो स्थिति है हम उसे स्पष्ट करने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, यहाँ 0 0 होता है और इसको बोला जाता है ओरिजिन, या फिर इसे बोला जाता है मूल। यहाँ मूल बिंदु होते हैं आपके 0 0। इसी के ही हिसाब से आप क्या करते हो, अपनी यहाँ x पॉजिटिव में या फिर इधर y पॉजिटिव में अपनी किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ भी गति का वर्णन करने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, और इस निर्देश बिंदु को बोला जाता है ओरिजिन, या फिर इसे बोला जाता है मूल बिंदु। अतः मूल जो निर्देश बिंदु होगा वह निश्चित बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन का हमें क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। वो निर्देश बिंदु वो निश्चित बिंदु होगा जिसके सापेक्ष आप किसी भी वस्तु का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मान लीजिए, एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपका घर, पहले तो डायरेक्शन देख लीजिए कि डायरेक्शन कैसे होती है। डायरेक्शन को डिनोट ऐसे किया जाता है, जैसे ये चित्र डायग्राम बनाया हुआ है। इधर की साइड आपका ईस्ट होता है, ऊपर की साइड आपका नॉर्थ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है और इधर आपकी साउथ होती है। तो जब भी पूर्व दिशा में जाना है तो आप इधर की तरफ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम कहें, हमने क्या बोला कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर से कितने किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। अब चूंकि हमें ये तो जानकारी हो गई कि वो किस डायरेक्शन में है, पूर्व दिशा में है, तो सिंपल सी बात है, हमें जो बनानी होगी वो नोटेशन कुछ इस प्रकार से बनानी होगी कि मान लीजिए ये हमारा घर है और ये हमारा स्कूल है इस साइड में, और ये हमारा क्या है, इधर घर है। और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब हमने अपने इस स्कूल की स्थिति को इस घर के सापेक्ष क्या किया है, निर्धारित किया है। अतः ये जो हमारा घर है ये किस तरीके से कार्य करेगा, ये करेगा एक निर्देश बिंदु की तरह कार्य। ये एक निर्देश बिंदु की तरह कार्य करता है। देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये एक हमने मान लिया कि ये हमारा घर है और ये हमारा स्कूल है और बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। तो हमारे स्कूल के सापेक्ष हमारा जो घर है वो किस तरीके से कार्य करता है, एक निर्देश बिंदु की तरह कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा घर है वो क्या है, एक निर्देश बिंदु है। इसके बाद चलते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जो
जब कोई वस्तु सरल रेखा में, जैसे ये सरल रेखा है, या फिर आपने क्या किया, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये धरती है, इस धरती पर आपने ऊपर से कोई पत्थर गिरा दिया, ये पत्थर जो मोशन करता है वो भी कैसी करता है, एक सरल सरल रेखा में आता है, या कभी कभी ऐसे दिखता है आपको पत्थर आता हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही नज़र आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही पत्थर चलता हुआ नज़र आता है। तो देखिए, जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसकी यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखा का मतलब आप सभी जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा होती है, सीधी लाइन बिल्कुल। इस रेखा में अगर गति कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति। उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण होता है जैसे पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई कोई वस्तु की गति है, कि आप अपने छत पर चढ़ रहे हो और छत से आपने एक पत्थर को गिरा दिया, तो वो जब पृथ्वी तल तक आएगा और उस छत से पृथ्वी तल तक आने में उसकी जो गति होगी वो कैसी गति होगी, वो होगी सरल रेखीय गति। सीधी पटरी पर जो चलती है ट्रेन, उसकी गति भी कैसी होती है, वो भी सरल रेखीय गति में ही मोशन करती है। अब हमें गति को, सरल रेखीय गति को प्रदर्शित करने के लिए दूरी की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। तो दूरी के बारे में पढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बस डिफरेंस इतना है कि दूरी अदिश होता है और विस्थापन होता है सदिश। कभी कभी इन दोनों में आपको अंतर भी पूछ लेता है कि इन दोनों में अंतर बताइए क्या क्या है। तो जैसे डेफिनेशन पढ़ते हैं आप, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका अंतर भी लिख लेते हैं। देखिए, दूरी होती है जो वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु यहाँ थी और मैंने उस वस्तु को क्या किया, मैंने उस वस्तु को यहाँ भेज दिया, इस पोजीशन पे ले आई। अब इस वस्तु द्वारा, ये जो वस्तु थी मेरी, इसके द्वारा तय किया गया ये कुल पथ, अगर मैं इसे नाप के देखूँ, मान लीजिए ये 3 है, 3 मीटर है, तो मैं बोलूँगी कि इसकी जो डिस्टेंस है वस्तु द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो दूरी जो है वो कितनी है, 3 मीटर। तो इसका मतलब है इस वस्तु द्वारा तय किया गया जो पथ है उसकी ये लंबाई है, तो इसको ही बोला जाता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। देखिए डेफिनेशन में ये दूरी, फर्स्टली हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। जो वस्तु द्वारा तय किया गया कुल लंबाई है, कुल पथ है, उसकी जो लंबाई होती है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पथ उसने तय किया, आप इसकी क्या निकाल लीजिए लंबाई, तो आपको दूरी पता चल जाएगी। अब इसका मात्रक होता है, इसका SI मात्रक जो होता है, लंबाई को मापते हैं मीटर में, और ये एक अदिश राशि है। अगर मैं बोलूँ आपको जाना है 3 किलोमीटर दूर, ये मैं बना दूँ, मैं आपको जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था, ये बना रखा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मान लीजिए मैं आपको सिंपल बोल दूँ कि आपको 3 किलोमीटर जाना है, तो आपकी मर्जी है भाई, ये निर्देश बिंदु है आपका यहाँ, आपकी मर्जी, आप 3 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, 3 किलोमीटर आप इधर भी जा सकते हैं, और 3 किलोमीटर आप इधर भी जा सकते हैं, और 3 किलोमीटर आप इधर भी जा सकते हैं। तो जिस टाइम भी आप दूरी का जिक्र करते हैं तो वहाँ कोई भी डायरेक्शन या दिशा निर्देशित नहीं होती, तो इसलिए ये राशि कहलाती है एक अदिश राशि। अब बात करते हैं विस्थापन की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय अथवा न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम कहते हैं विस्थापन। इसका मात्रक भी होता तो मीटर ही है, और ये होती है एक सदिश राशि। इसकी जो विवेचना है वो हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सब उदाहरण समझना आसान होता है, क्योंकि इस ही उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा दूरी तथा विस्थापन की उदाहरण सहित विवेचना। आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि ये आपके पास अर्धवर्त है, ये कुछ इस प्रकार से अर्धवर्त है। यहाँ A है, यहाँ B है, और यहाँ मैंने कोई बिंदु P मान लिया है, और चूँकि यहाँ केंद्र होगा O, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी R, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी R। तो ये टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? ये टोटल दूरी हो जाएगी 2
आर। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट करती है इस बिंदु से, और वो चलने के बाद ऐसे घूमती हुई कहाँ पहुँच जाती है, इस बिंदु पर पहुँच जाती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी दूरी भी निकालनी है और हमें इसका विस्थापन भी निकालना है। तो दूरी का मतलब है वो ऐसे गई, इस पथ से होती हुई गई है, जो मैंने डार्क किया है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ वो इस पथ से होती हुई ए बिंदु से होती हुई पी से गई और फिर बी तक पहुँची है। तो जब आप दूरी निकालोगे तो पथ कितना तय किया उसने, जो वर्त की परिधि होती है टोटल वो होती है 2πr। अब अर्धवर्त है तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 1/2 आधा कर दोगे, 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब है दूरी कितनी तय की उसने दूरी की है πr। लेकिन पहले तो वो ए पोजीशन पर थी, फिर वो बी पोजीशन पर पहुंची है, तो दूरी कितनी, विस्थापन कितना हुआ उसका, विस्थापन r और ये r, विस्थापन हो चुका है उसका 2r। प्रारंभिक स्थिति ये थी ए और अंतिम स्थिति थी बी। तो देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर बिंदु ए से गति प्रारंभ कर पथ ए पी बी पर व्यास के दूसरे सिरे बी तक गति करती है, तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पथ ए पी बी की कुल लंबाई कितनी, πr। वही मैंने जो समझाया अभी आपको कि वर्त की जो परिधि होती है, पूरे वर्त की परिधि होती है आपकी 2πr। चूँकि यहाँ अर्धवर्त था तो इस 2πr को क्या करोगे आप, 1/2 से गुना, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए पी बी की कुल लंबाई अर्थात अर्धवर्त की कुल लंबाई मिल जाएगी आपको πr। लेकिन जबकि विस्थापन जो होगा, जबकि प्रारंभिक स्थिति ए से अंतिम स्थिति बी तक की न्यूनतम जो दूरी है वो कहलाएगी 2r। नोट करने वाली बातें हैं, नोट कीजिएगा कि विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होगा, जब आप मान लीजिए इस पोजीशन से चले और ऐसे घूम के ऐसे आ गए, ए से चले थे और घूमने के बाद फिर कहाँ गए, ए पर ही आ गए। इसका मतलब है विस्थापन क्या हो चुका है, शून्य, और आपकी जो दूरी है वो कितनी हो गई है, 2πr। ऐसे ही धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर समझने के लिए सबसे पहले तो आप 2 पोर्शन बना दीजिए, इधर एक साइड लिखिए दूरी और एक साइड लिखिए विस्थापन। यह एक अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरे अंतर में आपको इसकी डेफिनेशन देनी होती है कि निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो तय किया गया पथ है उसकी जो लंबाई है वो कहलाती है दूरी। जबकि यहाँ विस्थापन में आपको प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी दिखानी है। दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकता है। इसके बाद इसका जो दूरी का एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर, और विस्थापन का भी एसआई मात्रक होता है मीटर। तो जब आप दूरी और विस्थापन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ये आपकी यहाँ दूरी है और यहाँ आने के बाद आपके पास विस्थापन है, जब आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपको उदाहरण देना आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।